हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्लियर आरएएस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर C16P1। किसका? ये साइंस का। ओके, साइंस एंड टेक का पोर्शन डिस्कस करते हैं। माई सेल्फ नवीन गर्ग। आज इसमें हम एक साथ में दो चैप्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है। C16 के साथ मैं ऐड करूंगा C25 नंबर का चैप्टर। इन दोनों को आप हमेशा मिलकर के पढ़ें। एक आवश्यक सूचना इसको शुरू करने से पहले मैं आपको दे देता हूं। बार बार स्टूडेंट्स का एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि सर हम इन चैप्टर्स के जो आप जो वॉइस में पढ़ा रहे हो, यूट्यूब पे जो डाल रहे हो साइंस एंड टेक के, इनके नोट्स कहां से डाउनलोड करें। तो अगेन आई एम टेलिंग यू, हर चैप्टर का जैसे C1 C2 ये क्या है? चैप्टर नंबर है। C1 क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी का। C2 क्या है? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का। C3 क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। ऐसे सब चैप्टर चलते जा रहे हैं, C4 C5। तो उनके P1 पे जाना, सबके P1 पे जाओ, इन पे जाइए P1 पे। C1 P1, C2 P1, C3 P1, इनमें सारे चैप्टर्स के लिए नोट्स के लिए और पीडीएफ पूरा का पूरा अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड करें, ठीक है। दोबारा से आप लोगों को आई थिंक इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगेन आई एम टेलिंग यू, C1 P1, C2 P1 ऐसे आप लोग देखिएगा। C3 P1, C4 P1 आपको जो है लिंक मिल जाएगी नोट्स डाउनलोड करने की। काम की बात पे आते हैं, जल की गुणवत्ता एवं जल का शोधन किस प्रकार से करते हैं, फिर इसमें चैप्टर नंबर 25 को जोड़ेंगे। देखो जल क्योंकि हमारे जीवन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है, आपको पता ही है, क्योंकि हमारा जो शरीर में लिक्विड पाया जाता है उसका ऑलमोस्ट 81% ऑफ दी टोटल जो है क्या प्रेजेंट रहता है? H2O, जल प्रेजेंट रहता है। जल को हम बोलते हैं कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक विलायक। विलायक, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। मुझे ये कंप्लेन मिली है कि बच्चों को समस्या आ रही है थोड़ा राइटिंग के लेके इश्यू में, तो मैं बड़ा बड़ा करके लिखूंगा, आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो जल में क्या होता है ना, सार्वत्रिक विलायक की प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब ये क्या होती है? सार्वत्रिक विलायक कहते किसे? तो देखिए, जल को आप एक बार सोच के देखो, क्या जल में चीनी मिल जाती है? ठीक है भाई, मिल जाती है, पता है। जल में अल्कोहल तो मिलाया ही होगा लोगों ने, तो अल्कोहल भी देख लीजिए। फिर इसके बाद में जल में ऑक्सीजन का नाम सुना होगा ना, जल में ऑक्सीजन भी घुली रहती है। इसका मतलब क्या हुआ? चीनी का मतलब हो गया सॉलिड, और अल्कोहल का मतलब क्या हो गया? लिक्विड। ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया? कोई भी गैस। इसका मतलब क्या हुआ? जल में सॉलिड भी मिल जाता है, लिक्विड भी मिल जाता है और गैस भी मिल जाता है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? सार्वत्रिक विलायक की प्रॉपर्टी कहते हैं। तो जल एक ऐसा उदाहरण है जिसमें क्या है? सार्वत्रिक विलायक की प्रॉपर्टी पाई जाती है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी पाई जाती है। समझ में आ गया? दोबारा से एक साथ बोल रहा हूं, ज्ञानेश जी ने बोला है कि भाई कंप्लीट बताया करो, तो ठीक है। जल क्योंकि तीनों अवस्थाओं, सामान्य जो तीनों अवस्थाएं पाई जाती है, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में मिलने की क्षमता रखता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। अगला सवाल आता है, सुरक्षित जल किसे कहते हैं? सुरक्षित जल, ये थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं, वैसे है नहीं है, सीधा जल की गुणवत्ता है, गुणवत्ता पे चले जाते। लेकिन जब हम जल के बारे में बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमको नॉर्मल चीजें पता रहनी चाहिए। जल, सुरक्षित जल कौन सा है? अरे सुरक्षित जल सिंपल सी बात है, जिस जल को पीने से हमको हानि ना हो। हम क्या कर रहे हैं? जल क्योंकि हम लगातार डेली पीते हैं, तो मतलब लंबे समय तक पीते हैं। कब तक? लंबे समय तक पीते हैं। लंबे समय तक पीने से कोई भी हानि नहीं होनी चाहिए, तथा ऐसी कोई भी समस्या ना हो, ऐसे कोई भी उसमें दूषित पदार्थ ना हो जिससे लोगों को कोई अनियंत्र जल स्रोतों के पास जाना पड़े, ठीक है। तो सुरक्षित जल कौन सा होता है? वह जल जिसको लंबे समय तक उपयोग में लेने के बावजूद भी किसी भी प्रकार की बीमारियां ना हो, किसी प्रकार के रोग ना हो, इसको हम लोग क्या कह देते हैं? सुरक्षित जल कह देते हैं। बात आती है आदर्श जल किसे कहते हैं। तो आदर्श जल के लिए कुछ प्रॉपर्टी होती है पानी में, वो प्रॉपर्टी हमेशा उसमें विद्यमान रहनी चाहिए। आदर्श जल का मतलब होता है आइडियल वाटर किसे कहते हैं। तो आदर्श जल की परिभाषा हम सिंपल देखेंगे, वही का वही है सुरक्षित जल वाली। आदर्श जल किसे कहते हैं? जो सुरक्षित जल जो है, अर्थात वह जल जिसको पीने से हमको कोई समस्या ना हो, कोई बीमारी ना हो, प्लस अब आप कुछ ना सिर्फ फालतू चीजें अपने मन से लिख दीजिए, ऐड कर दो, जैसे तापमान, जैसे TDS, ठीक है, जैसे pH, जैसे बैक्टीरिया नहीं, ठीक है, जैसे टर्बिडिटी कम, बताऊंगा क्या होती है टर्बिडिटी कम, ठीक है। इसके अलावा और क्या बचता है कुछ? हाँ, DO, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन,
सामान्य, ठीक है। अब इसका मतलब देखो, तापमान कैसा रहना चाहिए पीने वाले जल का तापमान। आपको मैं 70 डिग्री सेल्सियस का तापमान यदि पानी दे दूं, आप पी पाओगे उसे? नहीं पी पाओगे। आप उसको अपने मन से आदर्श जल नहीं कहोगे, ठीक है। नॉर्मली वो एक सही जल हो सकता है, लेकिन 70 डिग्री सेल्सियस का जल आप पी नहीं सकते हो। तो तापमान उसका कैसा रहना चाहिए? नॉर्मल रहना चाहिए। नॉर्मल कितना रहना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रहना चाहिए पानी का तापमान। टीडीएस कितना रहना चाहिए? ये टीडीएस क्या होता है? टोटल डिजॉल्व्ड साल्ट, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी रहनी चाहिए? 500 मिलीग्राम पर लीटर। कितना? 1 लीटर में 500 मिलीग्राम नॉर्मली रहना चाहिए टीडीएस। इससे ज्यादा नहीं रहना चाहिए, इससे कम भी नहीं रहना चाहिए। बताऊंगा टीडीएस क्या है। पीएच जल का ऑलमोस्ट लगभग 7 के करीब रहना चाहिए। बैक्टीरिया बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। टर्बिडिटी का मतलब होता है गंदलापन, गंदगी जो होती है वो गंदगी नहीं होनी चाहिए या फिर कम होनी चाहिए। और डीओ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, आपने सुना होगा बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड, तो वही वाली है डिजॉल्व ऑक्सीजन, कि डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो सामान्य रहनी चाहिए। पानी में यदि ऑक्सीजन यदि घुलित नहीं होगी ना तो वो पानी पीने लायक नहीं रहता। प्लस उस पानी में क्या बदबू भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। मैंने बता दिया बैक्टीरिया नहीं होनी चाहिए, तो मतलब बैक्टीरिया जब नहीं रहेंगे, अनावश्यक बैक्टीरिया, तो पानी बदबू नहीं आएगी, ठीक है। अर्थात ये क्या होना चाहिए? गंधहीन होना चाहिए। पीने में क्या पानी टेस्टी भी लगना चाहिए, ठीक है। स्वाद वाला पानी रहता है तभी तो हम पीते हैं। बिस्लरी पानी क्यों पीते हैं लोग? क्योंकि उसमें एक टेस्ट भी आता है और वो पानी शुद्ध भी होता है इसलिए। और जो जनरली जो अभी जो नालों का, नदियों का जो पानी बह रहा है उसको हम लोग क्या प्रदूषित पानी बोल देते हैं, क्योंकि वो पीने लायक नहीं है। उसमें कुछ ना कुछ इनमें से जो है आदर्श जल की विशेषताओं में कहीं ना कहीं गड़बड़ आ रही होगी। तो अब हम देखते हैं दोबारा से आदर्श जल की परिभाषा एक साथ मिलाकर के बोलेंगे, ठीक है। आदर्श जल वह सुरक्षित जल होता है जिसमें तापमान, टोटल डिजॉल्व साल्ट, टोटल डिजॉल्व साल्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? कुल विलेयी खनिज बोल सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा ही बोल दो आप, टीडीएस बोल दीजिए सिंपल सा, मुझे नहीं आता हिंदी में। पीएच, जो पीएच तो आप जानते ही हो, जो 7 रहना चाहिए। जीवाणु रहित, विषाणु रहित, गंदलापन कम से कम, टर्बिडिटी कम से कम, और डिजॉल्व ये जो डीओ जो है वो सामान्य रहे, ऐसे जल को हम क्या कहते हैं? आदर्श जल। सुरक्षित जल का तापमान नॉर्मल, टीडीएस नॉर्मल, पीएच नॉर्मल, बैक्टीरिया नहीं, टर्बिडिटी नहीं, इस वाले पानी को बदबू नहीं या फिर गंधहीन जो हो, स्वाद वाला हो, उस पानी को हम क्या कह देंगे? आदर्श जल कह देंगे, और जो हमें किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। अब इसके बाद में आती है अगली बात, एक सेकंड, यस। सो मैं बता रहा था कुछ आदर्श जल परिभाषा हो चुकी है। अब इसके कुछ हम देखते हैं, आ रही है जल की गुणवत्ता। अब हम वही है गुणवत्ता में हमने इसके गुण देखे, तो ठीक है। तो अब हम इसकी गुणवत्ता में इन सबको अलग 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 देखेंगे, ठीक है। ये गुणवत्ता के पैमाने होते हैं। एक आपको बता देता हूं, जल की कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हम आपको बताएंगे। जल में गुण क्या क्या होते हैं। अभी तक तुम पढ़ रहे थे सुरक्षित जल, आदर्श जल, ठीक है। अब हम देखते हैं जल के गुण। वापस से मैं काफी मोटा लिखने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखो जल के गुणों में क्या होता है, ये बहुत ही सामान्य सामान्य बात होती है, आपको सबको पता है क्या क्या होता है। जल पीते तो बहुत हैं, लेकिन उनको आपको फील भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे जल क्या आपको कोई, ये गंधहीन होता है जल, ठीक है, ठीक है। स्वादिष्ट होता है जल, ओके। इसके अलावा रंगहीन होता है जल, ठीक है। वो जल का रंग यदि नीला दिखाई देता है तो वो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि वो उसका रंग नीला होता है। जल का, जल जो है वैसे रंगहीन होता है, वो स्कैटरिंग इफेक्ट के कारण जो है हमको ज्यादा अमाउंट में भरा हुआ जल नीला नजर आने लगता है, ठीक है। वैसे जल का क्या है, रंग, कोई भी रंग नहीं होता, रंगहीन होता है, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड चीज देखते हैं, जल का आप मुझे ये बताइए कि उसका हिमांक क्या होता है, जिसपे वह बर्फ में बदलता है, उसको, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? हिमांक, 0 डिग्री सेल्सियस, ओके। क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम बोल देते हैं, वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ये ध्यान रखिएगा, जब ये वाली लाइन जब आप लिखो ना तो वहां पे लिखना एक बार दाब पर जल का हिमांक कितना होता है और क्वथनांक कितना होता है, ठीक है। एक बार दाब जरूर लिख देना, क्योंकि यदि मैं दाब यदि 5 बार कर देता हूं तो ये जल का जो बॉइलिंग, जो ये टेम्परेचर जो है वो बहुत बढ़ जाता है, क्वथनांक जो है वो बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। 150 पौन 200 करीब पहुंच जाता है। तो इसलिए आपको क्या लिखना है? एक बार पर। फिर इसके बाद और देखिए लेटेंट हीट कितनी होती है वाटर की,
तो देखो लेटेंट हीट क्या होती है, जैसे मैंने मेरी ये क्या है, ठोस बर्फ, ओके, बर्फ कितने पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। यदि मैं इसको, एक समय आएगा कि बर्फ जो है वो पानी में बदलेगी, रहेगी वो हल्की बर्फ, ठोस से सिर्फ पानी में बदल जा रही है, द्रव में बदल जा रही है वो, उसका भी तापमान कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो बर्फ से और पानी, ये पानी में जो बदलने के लिए जो समय लगा है या फिर जितनी ऊर्जा हमको देनी पड़ी, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वाटर फॉर आइस। ठीक है, ये कितनी होती है, आई थिंक 86 किलो कैलोरी, 86 किलो कैलोरी होती है। ठीक है, इसके अलावा में और आप गुण बताइए। आपको एक बहुत अच्छी बात बताते हैं कि जो जल जो होता है ना, वो आप मुझे बताइए कि ये वाटर जो होता है ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है नहीं होता है। देखो, कंडक्टर का मतलब होता है सुचालक। पानी का क्या सुचालक है जल या नहीं है? तो कुछ लोग बोलेंगे है, क्योंकि सर कभी कभी पानी में आप ऐसा करो तार डाल दो करंट आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और कुछ बोलेंगे नहीं है, तो ये भी सही है, ये दोनों। अब देखो, इसको ठीक से समझने की कोशिश करें आप, इस वाले पॉइंट को। आज तक आपको क्लियर नहीं होगा ये, मैं आपको बता दे रहा हूं। आपने सुना होगा कि यदि जो वर्षा का जल जो आ रहा है ना, जैसे वर्षा हुई, आप ऐसा समझ के चलिए कि तापमान सब अच्छा है, बिल्कुल वायुमंडल में प्रदूषण नहीं है, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। ये वर्षा हुई, इस वर्षा के पानी को मैंने सीधा का सीधा मैंने क्या किया, एक बकेट ली और उस बकेट में मैंने भर लिया। इस बकेट के पानी में जो रहेगा ना, इसमें करंट नहीं आएगा, इसमें करंट नहीं आएगा। क्यों? इसका पीएच जिसका कौन सा 7 है। ठीक है, बर्फ, ये जो बारिश का जो पानी आया, इसका पीएच 7 में यदि मान लेता हूं, और यदि ये पानी को मैं बकेट में भरता हूं, तो इसमें कोई भी करंट नहीं आएगा। पर जो वर्षा अभी जो होती है ना वर्तमान में, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे तत्व साथ में आ रहे होते हैं। एक तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आ रही होती है जब वायुमंडल में आ रही होती है, प्लस उसके अलावा में क्या है कि एसिड रेन वगैरह आपने सुना है, तो थोड़े बहुत क्या अम्ल उसमें मिल जाते हैं। तो ये जो आजकल की जो वर्षा आ रही है ना, उसको आप बकेट में भर लो, और उसको बकेट में भर लोगे तो उसमें करंट आ जाएगा। तो इसमें करंट आएगा। कभी भी गलती से चेक मत कर लेना कि चलो बारिश में, और ये बारिश का पानी बकेट में भर लिया और करंट लगा के चेक कर लिया कि सर ने बोला करंट नहीं आएगा। आजकल की में आता है। सामान्य परिस्थितियां ये मानी जाती हैं कि जो बारिश का जो जल होता है वो आशुद्ध जल होता है, वो डिस्टिल्ड वाटर होता है, और उसमें करंट नहीं आता है। और ये वाला जो पानी है, जो आशुद्ध जल जो रहता है डिस्टिल्ड वाटर, उसको हम बैटरीज में भी काम में लेते हैं। बैटरी में क्यों काम में लेते हैं? आप कभी भी नॉर्मली बैटरी के ऊपर हाथ लगाओ, क्या वहां पे पानी नहीं निकला रहता है, निकला हुआ रहता है, लेकिन उसमें करंट नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो आशुद्ध जल रहता है, डिस्टिल्ड वाटर रहता है। लेकिन कभी कभी लोग क्या करते हैं ना, गलतियों से बैटरियों में भी आजकल सिंपल पानी भर देते हैं, जो बहुत गलत है, नहीं भरना चाहिए हमको। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, जो वर्षा का जो जल है वो जनरली उसमें करंट नहीं आता है। लेकिन जब ये वर्षा का जल, इस बाल्टी को ऐसा करो, आप फैला दो, रोड पे फैला दो, कहीं भी फैला दो। अब क्या हो रहा है कि क्योंकि हमारी जो भूपर पट्टी जो है, अर्थ क्रस्ट जो है, उस पर मिनरल्स पाए जाते हैं, तो बहुत सारे मिनरल्स साथ में इस पानी के मिल जाते हैं। और वो मिनरल्स जो होते हैं, वो जैसे फेरियम मिल गया, लोहा मिल गया साथ में, तो इस लोहा में क्या रहता है, इसमें लोहा में रहता है करंट। तो साथ में जब ये पानी जब इसमें मिल गया और जब ये भूमिगत जल में आ गया, कन्वर्ट हो गया, नदियों के जल में आ गया, तो उसमें मिनरल्स मिल जाते हैं, और वो पानी जो होता है वो विद्युत का सुचालक हो जाता है। तो दोनों ही बातें सही होती हैं कि पानी जो है वो विद्युत का सुचालक भी है और कुचालक भी है। तो अब हम इसको कैसे क्लियर करें, हम लिख के क्या है, तो आप लिख देना कि आशुद्ध जल जो है, आशुद्ध पानी जो है, डिस्टिल्ड वाटर जो है, वो विद्युत का कुचालक होता है। ये क्या होता है, कुचालक। और जो टीडीएस वाला पानी जिसमें डिजॉल्व साल्ट रहते हैं, जिसमें मिनरल्स मिल जाते हैं, वो क्या है, ये विद्युत का जो है सुचालक रहता है। ठीक है, इसके अलावा पानी, आपको पता होगा ऊष्मा का भी कुचालक होता है, ऊष्मा का कुचालक। अब इसका मतलब समझे आप? अरे सिंपल सी बात है, जब ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है तो पानी से नहीं नहाते क्या हम? तो वो क्या कर रहा है, ऊष्मा को कम कर देता है। ठीक है, ये इसकी सिंपल प्रॉपर्टीज थी पानी की। और हम देख लेते हैं इसका पीएच कितना रहना चाहिए, इस पानी का 7 रहना चाहिए, जो हम पानी पीते हैं नॉर्मली वही रहना चाहिए, 6 to 8। ठीक है, और टीडीएस कितना रहना चाहिए इस पानी का, इसका रहना चाहिए 500 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, इसमें डीओ रहनी चाहिए सामान्य मात्रा में, इसमें NO3 जो है वो ज्यादा प्रेजेंट नहीं रहने चाहिए। ठीक है, ये जो है जल के गुण होते हैं, मैंने आपको बता दिया। ठीक है।
नोट्स में मिलेंगे शायद आपको। अब इसके बाद में हम अगली चीज पे आते हैं, इनको एक एक करके हम जो है डिस्कस करते चलेंगे, पीएच, टर्बिडिटी वगैरह को। पीएच में देखिए आप, पीएच मैंने आपको बताया था, पूरा ठीक से बताया था जब पीएच की क्लास ली थी। तो ये वाला जो क्षेत्र है वो क्या रहता है अपना, ये वाला पूरा रहता है बेस, जिसको हम बोल देते हैं क्षार, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एसिड, मतलब अम्ल, अम्ल बोल देते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो साइड है, इस पे भी नहीं और इस पे भी नहीं, हम चाहते हैं कि जो जल का जो पीएच है ना वो यहां पे रहे, ठीक है, 7 पे रहे। तो ये पीएच के बारे में था। अब देखते हैं टर्बिडिटी, ठीक है। टर्बिडिटी को मैंने बताया वो क्या बोल देते हैं, गंधलापन, गंधलापन बोल देते हैं टर्बिडिटी को, मतलब गंदगी की। टर्बिडिटी जो है पानी की कम से कम रहनी चाहिए, उसमें बैक्टीरिया, उसमें वायरस कम से कम मात्रा में पाए जाने चाहिए, ठीक है। ये होती है टर्बिडिटी, गंधलापन, गंदगी जो होती है उसको हम बोल देते हैं पानी में टर्बिडिटी, ठीक है। अब टीडीएस, अब टीडीएस को आप वापस से देखो ठीक से, जो मैंने अभी आपको समझाया था भैया टीडीएस का मामला भी, कि वर्षा का पानी आया, ये वर्षा हो रही है, ठीक है, ये आया, ये क्या हमारी अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, नॉर्मल हमारी धरती है, यहां पे मैं खड़ा हुआ हूं, ठीक है। अब जब ये वर्षा का पानी यहां गिरा तो यहां पे आपको पता ही है चट्टानें, ये पूरा चट्टानों का मिला हुआ हिस्सा है। ये पानी जब बह करके जा रहा होता है तो साथ में क्या करता है, यहां से सॉल्ट ले लेता है बहुत सारे, जैसे सल्फर ले लिया, फास्फोरस ले लिया, कैल्शियम ले लिया, फेरियम ले लिया, ठीक है, लेड भी ले लेता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहता है, जिंक भी ले लिया, बहुत सारे होते हैं उनको ये ले लेता है, आर्सेनिक को ले लिया, स्ट्रोंशियम को ले लिया जो सब डेंजरस है हमारी बॉडी के लिए, यूरेनियम ले लिया। ये सभी क्या होते हैं, ये सब टोटल डिजॉल्व साल्ट में आते हैं। जब पानी जो है पवित्र पानी, शुद्ध जल में जब ये मिनरल्स मिल जाते हैं तो उसको हम कहते हैं टीडीएस, टोटल डिजॉल्व साल्ट वाला वाटर बोल देते हैं, पानी बोल देते हैं। इसकी मैंने आपको बता दी 500 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए, और मैक्सिमम यदि हो सकता है तो इतना, इससे ज्यादा का यदि हम पानी पी रहे होते हैं तो वो नुकसान करता है, ठीक है, हमारी बहुत नुकसान करेगा। उससे क्या होगा, स्टोन वगैरह हो सकते हैं हमें। और एक चीज ध्यान करने वाली बात, बिना टीडीएस का पानी भी नहीं पीना चाहिए। अब लोगों के मन में ये आएगा, बिना टीडीएस का पानी ना पीना मतलब वर्षा का पानी नहीं पीना चाहिए। सर क्या बोल रहे हैं, वर्षा का पानी तो लोग बोलते हैं इसकी बहुत अच्छा होता है पीने में। नहीं जी, वर्षा का पानी पीने में अच्छा नहीं होता है, ये बिल्कुल फैक्ट है कि वर्षा का पानी पीने में अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोग वर्षा का पानी सबसे ज्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है ना, इस वर्षा को पानी को हम सीधा का सीधा ऐसे तो पी नहीं जाते, इसको पीने के लिए हम क्या करते हैं, मैं पश्चिमी राजस्थान की तरफ जा रहा हूं, ठीक है, मैंने खुद ने देखा है वहां पे कि उनके घरों में क्या टांके बने हुए हैं ऐसे, ठीक है, ये रहा टांका, ये ऊपर से पैक्ड है ना। अब ये टांका रोबस्ट है, पूरा पूरा सीमेंटेड है, इस टांके में इन्होंने पानी भर दिया। ये कहां से आया, ये वर्षा का पानी आ रहा था, ठीक है। अब जब ये वर्षा का पानी यहां से आ रहा था, ये पानी जब यहां से आ रहा था तो इस पानी में क्या हुआ, नीचे से बने रहते हैं, इसमें एक नाली टाइप बनी रहती है और उनसे पानी अंदर घुसता है। तो ये एक तो ये साथ में अपने साथ खुद ये जो है सॉल्ट लेके आता है, ये सॉल्ट लेके आ गया, यहां जमा हो गए वो सॉल्ट, ठीक है। फिर इसके बाद में दूसरी चीज कि अब क्योंकि ये इस स्ट्रक्चर में बना हुआ है और हम इसको 3-4 साल में पीते, तो 3-4 साल में पीने के कारण ये जो क्षेत्र होता है जिससे भी जिस दीवार से घिरा हुआ है वहां से भी ये सॉल्ट लेता है। तो इस प्रकार से क्या है ना, इसमें सॉल्ट अवेलेबल हो जाते हैं। प्लस मैंने खुद ने देखा उनको डालते हुए, या तो वो क्लोरीन की टैबलेट डाल देते हैं इसमें, या फिर वो KMnO4 डाल देते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर वो क्या डाल देते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं इसमें। तो इससे क्या है कि उनको जो सॉल्ट्स की जो जरूरत पड़ती है या फिर टेस्ट जो चाहिए होता है वो लगभग जो है वो बन जाता है टेस्ट, ठीक है। तो इसलिए हम लोग वर्षा के पानी को पी लेते हैं, जनरली नहीं पीना चाहिए क्योंकि उसमें मिनरल्स बिल्कुल नहीं होते। अब यदि हम वर्षा के पानी जिसमें मिनरल्स बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं है उसको पिएंगे तो क्या होगा, कैल्शियम नहीं था उसमें, अब कैल्शियम नहीं था तो कैल्शियम ना होने से हमारी क्या हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। फिर फास्फोरस नहीं था उसमें, सल्फर नहीं है उसमें, ठीक है, फिर फेरियम नहीं है, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा हमारी बॉडी में, फास्फोरस नहीं है तो इससे क्या होगा हम, और ये सोडियम भी नहीं है तो इससे क्या होगा, इन दोनों से हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं करेगा, तंत्र का तंत्र जिसको बोलते हैं वो ठीक से काम नहीं करता है। तो ये भी होना जरूरी है। आपने सुना होगा जो आरओ जो पानी आता है, आरओ का जो पानी आ रहा है, आरओ वाटर जो हम बोलते हैं, हेमा मालिनी जिसका ऐड देती है वो बोलती है कि टीडीएस लिमिटेड पानी है। वो टीडीएस उसकी आई थिंक कभी तो एड वेड में मुझे लगता है 80 करीब बोलते हैं,
80 TDS, ठीक है, वो 80 TDS तक रखते हैं उसको। लेकिन आप यदि 500 तक भी रख लोगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 2000 तक रख लिया तो ये मैक्सिमम हो जाता है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन 0 TDS का पानी भी कभी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम 80 से ये 60 से 80 TDS का ऐड देती है, मान लीजिए, ठीक है। TDS आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखते हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होती है कि पानी में जो है ना, मैंने आपको बताया था कल, जब मैं आपको पहले कल या फिर जब भी जिस क्लास में भी आपने देखा हो कि मैं आपको H2O साइकिल पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा था कि H2O साइकिल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमको कहीं ना कहीं ऑक्सीजन भी दे रहा होता है साथ में, ठीक है। तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है हमको कैसे मिल रही होती है, वो H2O के साथ में जाती है, पानी के साथ, इसलिए हम यहाँ देख रहे हैं। तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है उसका लेवल भी अच्छा होना चाहिए पानी में, वो भी बहुत जरूरी होता है हमारे शरीर में अंदर ऑक्सीकरण के लिए, दहन के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो DO में बस इतना ही है। NO3 क्या होता है, NO3 माइनस। देखो पानी में नाइट्रेट आयन जो होते हैं ना, पानी में नाइट्रेट आयन ये ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये यदि पानी में नाइट्रेट आयन यदि ज्यादा होते हैं तो उससे क्या होता है ना, हमको एक आपने रोग का नाम सुना होगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है, ये बीमारी हो जाती है। तो पानी में ये बहुत लिमिटेड होने चाहिए NO3 माइनस। एक और रह गया, उधर लिख लीजिएगा, फ्लोराइड। फ्लोराइड क्या होते हैं, फ्लोराइड को F माइनस दिखाते हैं। फ्लोराइड आयन जो है ना वो भी पानी में ज्यादा नहीं रहने चाहिए। आपको आपने सुना होगा एक कुबड़ पट्टी मैंने आपको पढ़ाई थी, किसमें, जियोग्राफी में, राजस्थान ज्योग्राफी में। कुबड़ पट्टी में क्या हो रहा है कि जो अजमेर और नागौर के जो बीच का क्षेत्र है वहां पे फ्लोराइड बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसलिए वहां के जो लोग जो होते हैं ना, उनका जो ये जो बैकबोन जो है, मेरू रज्जु जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा टिल्टेड हो जाता है, कुबड़ा की जो स्थिति होती है वो बन जाती है, ठीक है। तो फ्लोराइड भी जो है ज्यादा पानी में नहीं होना चाहिए, लेकिन फ्लोरीन होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि फ्लोरीन बिल्कुल भी ना हो, ये हमारी बॉडी की जो हड्डियां होती हैं उनके लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन ज्यादा एक्सेस हमेशा बेकार होती है। फ्लोराइड की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, ठीक है। तो ये अपना क्या था, ये अपना था अभी तक पानी के बारे में नॉर्मल चीजें पढ़ रहे थे। अब देखते हैं हम जल के शुद्धिकरण पे हम आएंगे कि जल का शुद्धिकरण में क्या क्या देखना है। जल के शुद्धिकरण की ना 2 विधियां होती हैं। एक तो क्या होती है घरेलू विधि, और एक होती है तकनीकी विधि। ओके, मतलब जल को शुद्ध करने के तरीके पढ़ेंगे हम। जल शुद्धिकरण, तो शुद्धिकरण के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है डोमेस्टिक तरीका, जो हम हमारे घरों में काम में लेते होंगे, सिंपल सी बात है ना। और तकनीकी विधि जो या तो कुछ जो मिडिल क्लास या उससे ऊपर की फैमिली, जो रिच फैमिलीज जो होती हैं, वहां पे काम में आती होगी, या फिर जो बड़े बड़े जो प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं जहां पे फ्रेश वाटर वगैरह तैयार किया जाता होगा, वहां पे काम में ली जाती होगी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, घरेलू विधियां कर लेते हैं। आपने सुना होगा एक विधि होती है आसवन विधि। ये आसवन विधि में क्या हो रहा होता है, आसवन विधि में कुछ नहीं है, पानी लो, ये लिया पानी, चालू कर दो नीचे से हीट, जला दो गैस को, बिल्कुल अपना घर वाला काम कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये इसको जलाया, थोड़ा बहुत ये भाप बना, इसमें से जितनी भी जो गंदगी थी ना, जितनी भी CO2 इसमें मिली हुई थी, CO2 अच्छी नहीं होती है हम लोगों के लिए, तो पादपों के लिए अच्छी होती है। तो पादपों के लिए गर्म पानी कभी डालते नहीं है, तो हम मतलब अपनी बात कर रहे हैं। तो ये जो CO2 जो है वो निकल के चली जाती है, प्लस क्या होता है जितनी भी गंदगी होती है ना वो यहां पे आके बैठ जाती है। तो आसवन विधि जो है अच्छी विधि होती है, लेकिन इस विधि में समस्या क्या होती है कि 6-7 घंटे तक तो ये जो है जितनी बैक्टीरिया वगैरह थे सब मर जाते हैं इसके, लेकिन 6-7 घंटे बाद जो है दोबारा से इसमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जिस पात्र में पानी को गर्म किया है वहीं पे काम में ले लिया तो ठीक है, या फिर दूसरे पात्र में डाल दिया और पता चला उसके अंदर बैक्टीरिया थे तो समस्या हो गई। तीसरी बात, अरे 1 लीटर पानी 2 लीटर पानी घर वालों के लिए 4 लोगों के लिए तो गर्म कर लिया, लेकिन घर पे यदि मेहमान आ जाए 1000, तो क्या ये पानी गर्म करने के लिए अलग से एक आदमी नहीं लगाना पड़ेगा, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी और ड्रम ड्रम में पानी गर्म करने पड़ेंगे। तो क्या अधिक अमाउंट में जो है हम नहीं कर सकते। चौथा, इसमें क्या हो रहा है, हमें जो है फ्यूल जो है, जो हीट जो जलान देनी पड़ रही है, वो फ्यूल जो है ज्यादा देनी, हीट जो है ज्यादा देनी पड़ रही है। तो ये इसके मतलब कमियां हैं। बाकी आसवन विधि एक ये होती है, ठीक है, पानी को उबाल दो, उबाल के ठंडा कर लो और फिर उसको पी लो, ठीक है, आसवन विधि। इसके बाद में कुछ विधि और आती है, रासायनिक विधि। रासायनिक विधियों में देखते हैं, रासायनिक विधि है ना, रासायनिक विधि में
आपने सुना है एक CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या होता है CaOH का होल ट्वाइस? इसमें मैं यदि Cl2, ये होता है भुजा हुआ चूना, सीधे सीधे याद रख लो बस, CaOH का होल ट्वाइस होता है भुजा हुआ चूना। अब ये नहीं बोलना कि सर इसको भुजा हुआ क्यों बोलते हैं, मैं भी खुद भी नहीं जानता, ठीक है। तो CaOH का होल ट्वाइस जो है, इसमें यदि Cl2 मैं यदि प्रोवाइड कर देता हूं, Cl2 गैस होती है, आपने सुना होगा ना, क्लोरीन गैस जो होती है, उसको मैं यदि प्रोवाइड कर देता हूं, क्लोरीन गैस जो है बैक्टीरिया को मारती है, और यदि ज्यादा लेवल से दे दो तो बैक्टीरिया के आदमी को भी मार देती है, ठीक है। तो यदि इन दोनों को मिला देता हूं तो इससे बनता है CaOCl2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं CaOCl2 का ब्लीचिंग पाउडर। तो रासायनिक विधियों में पहला क्या आ गया, ए ब्लीचिंग पाउडर, मेंशन कर लेना यहां ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर क्या कर रहा होता है, इसको पानी में मिला दो और साथ में ये मिला दो ब्लीचिंग पाउडर। जब दोनों को मिलाते हैं तो क्या होता है, बैक्टीरिया जो होते हैं वो मर जाते हैं। अब कितना मिलाना होता है, एक आइडिया दिया हुआ है इसका कि 4 किलोग्राम तो ये ले लो ब्लीचिंग पाउडर और 20 किलोग्राम पानी ले लो। अब आप समझ रहे हो कि 4 किलोग्राम तो इसको लेना पड़ेगा, 20 किलोग्राम मात्र पानी, मतलब जो प्यूरिफिकेशन का जो लेवल है ना वो बहुत कम है, अमाउंट जो है ज्यादा लेनी पड़ती है, ज्यादा खर्च है। प्लस सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, ये CaOCl2 को आपको बहुत ढंग से पैक करके रखना पड़ता है। अब इसे कट्टे के कट्टे आते हैं, इसको पैक करके रखो, यदि पैक नहीं करके रखा ना ठीक से तो उसमें से क्लोरीन गैस उड़ जाएगी और बचेगा क्या, ये बचेगा सिर्फ CaO, जो कोई मतलब का नहीं बचता, उससे कोई बैक्टीरिया नहीं मरेगा। तो इसको क्या है, बहुत इसके लिए क्या सेफ्टी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्या, ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा। एक हम देखते हैं क्लोरीन गैस के द्वारा। कौन सा, क्लोरीन गैस। सीधा का सीधा ऐसा करो, आप क्लोरीन गैस प्रोवाइड कर दो पानी में, तो वो भी एक तरीका है कि लाइए उससे भी जल शुद्धिकरण हो जाता है, बट अगेन नॉट इज द सोफिस्टिकेटेड मेथड, ठीक है। तो रासायनिक विधियों में मैंने आपको दो बता दिए, एक तो बता दिया ब्लीचिंग पाउडर बता दिया, और दूसरा मैंने आपको बता दिया क्लोरीन। अब मैं थर्ड पे एक चीज बताता हूं इसी में, सी रासायनिक विधियों में क्लोरीन की टिकिया काम में ले लो, ये दिस इज बेटर ऑप्शन, क्लोरीन टिकिया काम में ले लेना। ये क्या होता है, बाजार में इजीली अवेलेबल होती है, और 0.5 ग्राम की, आप समझ रहे हो कितनी सी है, 1 ग्राम से भी कम, 0.5 ग्राम की, और कितना जो है 20 किलोग्राम पानी तक क्लियर कर देती है, और ऐसी कोई रखने वखने की कोई प्रॉब्लम है नहीं है, और ये सामान्य भी रहती है, टेस्ट वेस्ट में भी ज्यादा बदलाव नहीं करते। क्लोरीन टिकिया हम काम में ले सकते हैं। डी देखिए, आयोडीन के द्वारा, कोई आयोडीन का एक सॉल्ट आता है बाजार में, उस आयोडीन सॉल्ट को यदि हम काम में ले लें, 1 किलोग्राम यदि पानी में यदि इसमें 2 बूंद डाल देता हूं, तो ये जो है ये भी एक सही तरीका है, आयोडीन के द्वारा भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ई देखिए आप, इसके अलावा में आयोडीन किया हम लोगों ने, और कौन सा मेथड बचता है, क्लोरीन टिकिया हो गया, ठीक है। एक देखिए आप फिटकरी, ये KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट भी हम काम में ले सकते हैं। पर ये पोटेशियम परमैंगनेट जो है ना, आपने देखा होगा कि जो पुराने जैसे टांके बांके हुआ करते थे ना, या फिर अभी भी डाल देते हैं इसको फिटकरी वगैरह को, ये ऑलमोस्ट फिटकरी ही है KMnO4, इसको लेकिन डालना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि ये जो है ना, ये जीवाणु को जो है ना ठीक से नहीं मार पाता। रिसर्च से पता चला है कि जीवाणुओं को प्रॉपरली नहीं मार पा रहा है, लेकिन ये टेस्ट को इतना मस्त कर देता है ना पानी के को, कि लोग इसको पीते रहते हैं। अभी भी हमारे वहां पे गांव में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कि टंकियों में पानी भर भर के लेके आते हैं, और वो सिर्फ उसमें KMnO4 की गोली डाल देते हैं, और बोलते हैं 10 रुपए का 20 लीटर पानी कितने में ले लो आप, 10 रुपए में ले लीजिए मात्र, जो कि इम्पॉसिबल है, और बोलते हैं ये RO का पानी है, जबकि वो सब झूठ होता है, उसमें सिर्फ KMnO4 मिला रहता है, ठीक है। ये था रासायनिक विधियों में। एक और देखते हैं हम इसी साथ में, जल्दी से जल्दी देखिएगा, टाइम होने वाला। थर्ड, एक होता कतादियन फिल्टर, कतादियन फिल्टर, ये थर्ड है, ये ना कि ई के बाद एफ नहीं है, थर्ड है। इसको मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में, ठीक है, कतादियन फिल्टर, क्योंकि नहीं तो फिर क्या टाइम ओवरलैप कर जाता है तो प्रॉब्लम होती है उससे हमें। तो ये वाला, और फिर जो शुद्धिकरण की एक आध दो चीज और है उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू। और आप लोग जितना ज्यादा हो सके उतना कमेंट करो, मुझे जैसे अभी आप कर रहे हो बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम जिससे क्या अपनी कमियों को सुधार ले रहे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।